नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान का इतिहास जो अपने YouTube चैनल सरकारी स्कूल वाले, इसके माध्यम से हम पूरे राजस्थान का इतिहास पढ़ने वाले हैं। और जब हम बात करते हैं कि राजस्थान का इतिहास पढ़ना है तो मैं एक सीधी सी बात बताता हूँ कि कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि भाई पढ़ना क्या है, कितना है और क्या क्या पढ़ना है। एक थोड़ा सा रोड मैप हो तो ठीक रहे कि पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता है हमें भी। राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे हम। सब लोग जानते हैं कि भाई इतिहास का मतलब है कि हम किसी राजा महाराजा के बारे में पढ़ेंगे, कोई युद्धों के बारे में पढ़ेंगे और अन्य कोई भी जो घटनाएं हो रही है प्राचीन काल से, जो मध्यकाल है उससे आधुनिक काल के बीच में जो भी घटनाएं हुई है उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम क्या इनके नाम पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि भाई राजस्थान शब्द मिला कहाँ से, ये कहाँ से ये शब्द हमें मिल रहा है। जिस भूभाग के बारे में हम अभी राजस्थान कह रहे हैं, क्या ये पहले भी राजस्थान हुआ करता था? तो मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ विशेष 3 या 4 पॉइंट हैं जिनके माध्यम से हम बताएंगे कि भाई राजस्थान भूभाग जो है इसके बारे में क्या चर्चा, कहाँ से ये नाम आया, किसने ये नाम दिया, सबसे पहले हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, या जो अभी पूरा जो हमें हमारे संविधान में राजस्थान मिल रहा है ये कब से कहाँ तक हमें मिलना प्रारंभ हुआ, कहाँ से हमने इसका प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। तो पहला मैं ज़्यादातर आप पॉइंटों के माध्यम से ही हम बात करेंगे ताकि सीधी जो चीज़ें हैं वो एक एक रोड मैप के हिसाब से अपने दिमाग में सेट हो जाए। पहला, हम जब राजस्थान के इतिहास के बारे में बात करेंगे तो एक तो हमें जो पढ़ना है वो है कि भाई बसंतगढ़ शिलालेख। एक पॉइंट तो ये हो गया अपना। फिर अपना दूसरा पॉइंट क्या है? तो दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे कि जॉर्ज थॉमस। तीसरा पॉइंट क्या होगा? तीसरा पॉइंट होगा हमारा कर्नल जेम्स टोड। सब जानते हैं कर्नल जेम्स टोड को, तो कर्नल जेम्स टोड। चौथा पॉइंट मैं आपको वो पूरा बता दूंगा कि संविधान के हिसाब से हम संविधान में जब अभी हम यूज कर रहे हैं अपने लिखित में जो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, या अभी के जो वर्तमान में हम राजस्थान जब सब जगह लिखते हैं कि स्टेट बाय राजस्थान, तो वो कहाँ से कब स्टार्ट हुआ तो हम उस बारे में हम समझ लेंगे। लेकिन पहले हमें जब प्राचीन काल में हम जिस राजस्थान के बारे में, जिस भूभाग में अभी हम रह रहे, क्या प्राचीन काल में लोग इसको राजस्थान कहते थे? तो हम अलग अलग इन 3 पॉइंटों के माध्यम से समझते हैं। जो पहला पॉइंट मैंने लिखा है वो है बसंतगढ़ शिलालेख, दूसरा पॉइंट हमारा जॉर्ज थॉमस और तीसरा पॉइंट हमारा कर्नल जेम्स टोड। हम सबसे पहले अपने पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। बसंतगढ़ शिलालेख क्या है? बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ है, क्या हुआ, इससे क्या प्राप्त हुआ, तो हम बात करते हैं। एक तो यहाँ पर 2 नाम लिखे हुए हैं, बसंतगढ़ और शिलालेख। बसंतगढ़ जगह, तो बसंतगढ़ जगह अपने सिरोही में है। अभी का जो सिरोही है ना, वहीं पर है बसंतगढ़, सिरोही में एक जगह है। क्या हुआ? शिलालेख मतलब एक तो बसंतगढ़ सिरोही में है, दूसरा शिलालेख लिखा हुआ है। शिलालेख क्या है? तो आप जानते हैं कि शिला का मतलब पत्थर होता है। 2 शब्द से बन रहा है शिला और लेख। शिला का मतलब पत्थर होता है और लेख का मतलब है लिखना, पत्थर पर लिखा हुआ, या पहले के जमाने में खोद कर ही लिखा जाता था तो पत्थरों पर लिखे जाते थे। तो किसी बड़े पत्थर पर, जैसे अभी मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं तो ये बोर्ड है, क्या ये लंबे समय तक टिक सकता है क्या? लेकिन शिलालेख मतलब पत्थर पर लिखने पर जो अपने कोई भी राजा अपने बारे में या अपने राजवंश के बारे में कुछ भी लिखवाता था तो वो पत्थरों पर या ऐसे प्रशस्तियां लिखवाते थे या शिलालेख लिखवाते थे। तो हम लोगों को जो अभी पुराने इतिहास के बारे में जो भी जानकारियां मिलती है हम इन अभिलेखों के माध्यम से ही जानते हैं। तो बसंतगढ़ सिरोही में है। शिलालेख मतलब बसंतगढ़ में कोई जगह है, सिरोही में बसंतगढ़ है और वहां पर शिलालेख मिलता है कोई, जिसके माध्यम से हमें इस राजस्थान के बारे में सर्वप्रथम पता चलता है कि भाई राजस्थान शब्द सर्वप्रथम किस जगह था। तो बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में। अब पहला चीज तो ये कि ये शिलालेख कब मिला था या कब का ये शिलालेख है, कब लगवाया गया ये अभिलेख। शिलालेख अभिलेख कुछ भी कह सकते हैं। तो ये अभिलेख लगवाया गया 625 ईस्वी में। 625 ईस्वी का है ये क्या अभिलेख। अब
विक्रम संवत के हिसाब से हम बात करें कि भाई विक्रम संवत में ये कौन सा किस साल का था ये अभिलेख, तो विक्रम संवत के हिसाब से हमारा ये अभिलेख है 682 ईस्वी का, 682 का, सॉरी, विक्रम संवत 682 का, बसंतगढ़ सिरोही में है जगह, अभिलेख है। क्या प्राप्त हुआ हमें, तो हमें यहाँ इस जगह से एक तो अपने को बात करनी है कि भाई राजस्थान के लिए इस शिलालेख का क्या महत्व है। तो हमें पहली बार यहाँ पर राजस्थान शब्द मिला, तो राजस्थान एग्जैक्ट ऐसा शब्द तो नहीं मिला, लेकिन हमें शब्द मिला। यहाँ पर जो शब्द मिला था वो देखना, राजस्थान यादित्य, यहाँ पर जो शब्द प्राप्त हुआ हमें वो एग्जैक्ट यही शब्द प्राप्त हुआ था, राजस्थानी आदित्य। क्या है राजस्थानी आदित्य, तो जहां तक इतिहासकारों का मानना है कि राजस्थानी आदित्य उस समय कोई राजा रहा होगा और उसका नाम रहा होगा राजस्थानी आदित्य। ये जो राजस्थानी आदित्य है इसका राजस्थान से क्या संबंध है, तो हम जब जिस भूभाग में अभी हम रह रहे हैं और उसको हम राजस्थान बोल रहे हैं ना, उसमें जो ये ध्वनि राजस्थान वाली है वो सबसे पहली बार कहीं लिखित किसी अभिलेख में मिलती है या किसी भी जगह मिलती है, वो इस नाम में मिलती है कि राजस्थानी आदित्य शब्द है। और इसी के अंदर हमें सबसे पहले ये नाम दिख रहा है, थोड़ा बहुत ऐसी ध्वनि फील हो रही है। अब ये अभिलेख कहाँ मिला, तो सिरोही में मिला। सिरोही में किस जगह मिला, बसंतगढ़ में। बसंतगढ़ में भी किस जगह मिला, तो ये जो अभिलेख मिला था ना, ये बसंतगढ़ सिरोही में खिमल एक माता है, खिमल माता, खिमेल माता बोलते हैं उन्हें। ये खिमेल माता का एक मंदिर है। खिमेल माता या इसे इन्हीं माता को बोलते हैं क्षेमकरी माता, क्षेमकरी माता। और इनके मंदिर में हमें मिलता है क्या, ये अभिलेख, खिमेल माता या क्षेमकरी माता, और इनके मंदिर में हमें मिलता है बसंतगढ़ में ये जो बसंतगढ़ शिलालेख 625 ईस्वी का। और इस अभिलेख में राजस्थानी आदित्य एक शब्द लिखा हुआ है और उसी में हमें राजस्थान सबसे पहले मिलता है। अपने काम का तो जो ये था, इसका ये एग्जैक्ट यही पोर्शन है कि भाई राजस्थान से बसंतगढ़ शिलालेख 625 ईस्वी का है, राजस्थानी आदित्य है, और ये यहाँ पर खिमेल माता या क्षेमगिरी माता के मंदिर में मिला। लेकिन जब हमने बसंतगढ़ शिलालेख का नाम लिखा है तो इस शिलालेख में और क्या लिखा हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस अभिलेख में और भी तो कुछ लिखा ही होगा, तो किसका किसने लगवाया है ये है, तो वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये जो बसंतगढ़ अपना शिलालेख है, ये इसमें एक लाइन लिखी हुई कि मैं रज्जिल हूँ। कोई रज्जिल नाम का व्यक्ति है और वो ये लगवा रहा है और वो बताता है कि मैं रज्जिल हूँ और मेरे पिता का नाम सत्याश्रय है, उनके पिता का नाम रज्जिल है। जैसे बंदे का नाम है रज्जिल, जो लगवा रहा है उसका नाम है रज्जिल, रज्जिल, और इसके पिता का नाम है सत्याश्रय, पिता का नाम है सत्याश्रय। कौन है सत्याश्रय, तो सत्याश्रय अर्बुद देश के स्वामी हैं। अर्बुद देश के क्या है, स्वामी। अर्बुद देश कौन सा, तो अर्बुद देश अभी का जो हम आबू बोलते हैं, माउंट आबू, उसी को उस समय अर्बुद बोला जाता था। अर्बुद देश का स्वामी कौन है, सत्याश्रय। उसका पुत्र का नाम क्या है, रज्जिल। और यह अभिलेख कौन लगवा रहा है, रज्जिल, 625 ईस्वी में। रज्जिल के पिता सत्याश्रय। अब रज्जिल क्या काम करता है, तो वैसे तो राजकुमार है कहाँ का, अर्बुद देश का, लेकिन रज्जिल ने अपने बारे में लिखा कि मैं, रज्जिल ने लिखा कि मैं चावड़ा वंश, कौन सा वंश, एक वंश है राजस्थान में चावड़ा वंश। चावड़ा वंश का एक राजा है, उस समय कोई चावड़ा वंश है और उसका एक राजा है जिसका नाम है वर्मलात। क्या नाम है, वर्मलात। और वर्मलात का सामंत हूं, तो रज्जिल क्या है, वर्मलात का सामंत। कौन, रज्जिल, वर्मलात का सामंत है रज्जिल। अपने तो वैसे ये तो मैंने आपको एक बताया कि भाई बसंतगढ़ अभिलेख में ये छोटी छोटी बातें और हैं जो ऐसी लिखी हुई है, नहीं तो अपने काम का जो था ये कि भाई बसंतगढ़ शिलालेख में ये चीजें हैं कि भाई राजस्थानी आदित्य है। तो अब कैसे पूछा जाता है या प्रश्न क्या बनता है, तो ज्यादातर जो एग्जामों में प्रश्न बना है वो मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम किस अभिलेख में उल्लेख मिलता है। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम
अपने को साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो वो होते हैं 625 ईस्वी के बसंतगढ़ शिलालेख से। एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया बसंतगढ़। अब हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे। मैंने बताया था 3 पॉइंट के माध्यम से हम समझेंगे। दूसरा मैंने पॉइंट बताया था आपको जॉर्ज थॉमस। वैसे कई लोगों ने नाम सुना होगा जॉर्ज थॉमस। कौन है जॉर्ज थॉमस? यूरोपियन इतिहासकार थे एक। जॉर्ज थॉमस एक यूरोपियन इतिहासकार थे, ठीक है। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस 1800 ईस्वी। वैसे मैं जॉर्ज थॉमस का थोड़ा सा और परिचय दूं तो ये अपने जो मराठा थे ना, उनके यहाँ पर बारायती सेनापति थे। बारायती सेनापति मतलब समझते हो ना? बारायती सेनापति किनके? मराठों के। तो 12 मतलब राजस्थानी भाषा में 12 मतलब होता है कि अपने पैसे लेकर काम करने वाला, जो कह सकते हैं कि भाई कि अपना मतलब उनका सेनापति था जो बाहर से मंगवाया हुआ था, कमांडर, ठीक है ना। कौन? जॉर्ज थॉमस। किन की तरफ से? मराठाओं की तरफ से। तो फिर सेनापति था तो क्या किया इसने? तो कहते हैं कि इसने उदयपुर, जयपुर और अपने बीकानेर रियासतों पर आक्रमण भी किया था मराठाओं की तरफ से। और अब जब आक्रमण करने आया उदयपुर, बीकानेर, जयपुर, तो इसने राजस्थान के इतिहास के बारे में पढ़ा, राजस्थान के बारे में पढ़ना चाहा। और जब इसे इस एरिया में भेजा गया ना, तो इसने अलग अलग, जैसे बीकानेर के राजाओं से लड़ा होगा, अपने उदयपुर के राजाओं से लड़ा, मेवाड़ वालों से, फिर कछवा राजवंश जयपुर वालों से लड़ा। तो इसे पूछा गया कि आपने कहाँ युद्ध किया, आपने क्या युद्ध किए। जब वहां पर वापस यूरोप पहुंचा तो इसने, अब एक तो उदयपुर कहाँ है, जैसे किसी को बताया कि भाई मैं उदयपुर में युद्ध करके आया, तो उदयपुर कहाँ है। दूसरा कि मैं बीकानेर में, तो बीकानेर कहाँ है। तो एग्जैक्ट इसको ये नहीं पता था कि वो कहाँ है। तो इसने इस अपने राजस्थान वाले भूभाग का सर्वप्रथम जो नाम दिया था वो था जॉर्ज थॉमस द्वारा एक नाम दिया गया, और वो नाम था राजपुताना। क्या नाम दिया गया? नाम कैसे दिया गया? जब मान लो जैसे ये यहाँ पर अपने उदयपुर से, बीकानेर से, जयपुर से लड़कर पहुंचा, यूरोप पहुंचा, वापस पूछा गया कि आपने कहाँ कहाँ इंडिया में क्या किया। तो फैमिली वालों ने पूछा, तो इंडिया में इसने बोला कि मैं बीकानेर में युद्ध करके आया, फिर मैं उदयपुर में युद्ध करके आया, मेवाड़ में युद्ध किया, अपने जयपुर में युद्ध किया। तो फैमिली वालों ने पूछ लिया कि भाई कहाँ है उदयपुर आपका, कहाँ है बीकानेर। अब ये सबसे बड़ा दिक्कत वाली थी। लेकिन इसको एक चीज बता दी कि बीकानेर में भी राजपूतों से लड़ रहा है, ये उदयपुर में भी राजपूतों से लड़ रहा है, और ये अपने जयपुर में भी राजपूतों से लड़ रहा था। तो इसे, और तो इसका नाम कुछ था नहीं इस भूभाग का, तो इसने कहा कि सब जगह राजपूत ही थे। तो कौन सी जगह हो गई ये कि मैं जहां लड़के आया ना, वो एरिया है राजपूताना, सारे ही राजपूत रहते हैं। जिस एरिया से लड़के आया उस एरिया का नाम क्या बताया इसने? राजपूताना। तो राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द किसी ने दिया है, तो वो किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने। अब इस बात का पता हमें कहां से चलता है कि भाई उसने राजपूताना शब्द का? तो उनके एक मित्र थे, इनके एक मित्र थे जॉर्ज थॉमस के, मित्र का नाम मैं लिख रहा हूं, विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन, क्या नाम है इनके मित्र का? विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में जॉर्ज थॉमस के ऊपर उन्होंने एक किताब लिखी, और उस किताब का नाम था, जो अपने जो विलियम फ्रैंकलिन है ना, इन्होंने 1805 में जॉर्ज थॉमस के ऊपर एक बुक लिखी, और उस बुक का नाम था मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। 1805 में बुक लिखी, मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। और इस बुक के अंदर सर्वप्रथम कौन सा नाम लिखा? कि उसने राजपूताना में युद्ध किया। कहाँ युद्ध किया? राजपूताना में। तो पहली चीज कि राजस्थान के बारे में सबसे पहला जो साक्ष्य मिलता है वो हमें कहाँ मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख 625 ईस्वी का है।
दूसरा हमने पढ़ा कि भाई जॉर्ज, फिर हमने वो बसंतगढ़ के बारे में पूरी मैंने आपको बता दिया। फिर हमने पढ़ा जॉर्ज थॉमस के बारे में, तो जॉर्ज थॉमस कौन है क्या है ये मैंने बता दिया। फिर इसने क्या मतलब इस राजस्थान के संदर्भ में, इनके नाम के संदर्भ में इतिहास का क्या लेना देना है जॉर्ज थॉमस का, तो मैंने बताया कि ये बंदा यहाँ पर युद्ध करके गया, फिर अपने घर पे जाके, तो ये एक कहानी थी जिसके माध्यम से आपको याद रह सके। नहीं तो सबसे पहला आपको कोई पूछे कि राजपुताना शब्द किसने प्रयोग में लिया, तो जॉर्ज थॉमस ने। इस बारे में हमें कहाँ से पता चलता, तो विलियम फ्रैंकलिन ने जॉर्ज थॉमस के ऊपर एक बुक लिखी थी, मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, इसके ऊपर। दूसरा अपना जो पॉइंट है, ये एक पॉइंट भी क्लियर हो गया कि ये कहाँ से था, क्या था, अपने जो काम क्या था वो राजपुताना है, मैंने बता दिया। अब तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम। तीसरा पॉइंट कौन सा है, एक बंदे का नाम लिखा था मैंने, कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड कौन है, कर्नल जेम्स टॉड, इनके बारे में तो मेरे को पता है कि ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं कि कर्नल जेम्स टॉड कौन है। इन्हें राजस्थान के इतिहास का पिता भी कहते हैं, तो फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, तो सब लोग जानते हैं कर्नल जेम्स टॉड को। लेकिन क्या इन्होंने इस नाम के संदर्भ में क्या किया था, मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि कर्नल जेम्स टॉड पश्चिमी राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट थे। अंग्रेजों के द्वारा पश्चिमी राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में किसको भेजा गया था, कर्नल जेम्स टॉड को। कर्नल जेम्स टॉड ने मतलब सबसे पहले अपने जो ये भूभाग है ना राजस्थान, इस राजस्थान भूभाग के लिए सबसे पहले 1829 में इनकी बुक आई थी, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उनसे अपने को कोई लेना देना है। जब कर्नल जेम्स टॉड, मैं अलग से आपको बताऊंगा कि कर्नल जेम्स टॉड का पूरा डेटा पढ़ेंगे कि इंडिया में क्यों, कब आए, कैसा आए, कब जन्म हुआ, कि वो सारी बातें तब उनकी बुक भी पढ़ लेंगे हम। जॉर्ज थॉमस के बारे में भी मैंने जैसे मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस बताया, वो मैंने लिखवाया नहीं क्योंकि हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन अभी तो अपने को केवल राजस्थान इस नाम के संदर्भ में क्या है क्या नहीं है, तो इन्होंने तो अपने बता दिया था राजपुताना। राजपुताना इसमें अपने को मिला था राजस्थान या द्वितीय, में वापस लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। राजस्थान या द्वितीय, कर्नल जेम्स टॉड ने सबसे पहले अपने जो राजस्थान है ना, इसके लिए दो शब्दों का यूज लिया था। ये रायथान, और इसी को इन्होंने कहा फिर बाद में राजस्थान। तो अब आप लोगों की थोड़ा समझ में आ गया होगा कि भाई कर्नल जेम्स टॉड वो आदमी है जो सबसे पहले इस भूभाग का नाम क्या ले रहा है, राजस्थान। कर्नल जेम्स टॉड सबसे पहले राजस्थान नाम ले रहा है, रायथान या राजस्थान। अब मैंने 3 पॉइंट बताए थे, और इन 3 पॉइंट के माध्यम से आपको थोड़ा सा ये दिमाग में रहेगा कि भाई राजस्थान जिस भूभाग का हम इतिहास पढ़ रहे हैं, तो उसका थोड़ा नाम का भी इतिहास हमें पता रहे, इसलिए मैंने ये चीज़ें बताई। कर्नल जेम्स टॉड रायथान या राजस्थान सबसे पहले कहते हैं, जॉर्ज थॉमस राजपुताना सबसे पहले कहते हैं, और बसंतगढ़ शिलालेख 625 ईस्वी का, इसमें हमें जो शब्द मिलता है वो है राजस्थान या द्वितीय। एक चीज़ इसमें थोड़ी सी ये याद रख लेना कि ये जो बसंतगढ़ शिलालेख मिला था वो खिम्मल माता या उसी माता को हम क्षेमकरी माता कहते हैं। अब मैंने एक आपको बताया था कि भाई अपने जो संविधान में जो अभी जो देश में हम कानूनन जो कहीं पे भी लिख रहे हैं कि मैं राजस्थान का हूँ, वहाँ का हूँ, तो वो चीज़ें कब से मानना शुरू हुई, तो उसने इसको राजस्थान कब मानना शुरू किया, तो मैं बता देता हूँ कि भारत जब एकीकरण कंप्लीट हुआ 26 जनवरी, ये भी आप याद रख ही लेना, 26 जनवरी 1950 को ये जो राजस्थान है ना, इस राजस्थान नाम को क्या दी गई, सर्वसम्मति से मान्यता दी गई, और सभी रिकॉर्ड में इस नाम को क्या लिख लिया गया था, मान्य कर लिया गया था। अब इस भूभाग का जो भी नाम रहेगा क्या रहेगा, राजस्थान। ये कब कहा गया, 26 जनवरी 1950 को। तो ये जो थोड़ा मोटा मोटा सा था अपने कि भाई राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे, तो इसमें राजस्थान जो शब्द है इसके बारे में क्या है क्या नहीं है, मैंने इतना सा समझाना था, और वो आप लोगों के अच्छे से समझ में आया होगा।
अब हम थोड़ी आगे दूसरी बात करते हैं। ये तो अपना था राजस्थान के जो अपने नाम के बारे में। अब हम राजस्थान का इतिहास में कितना और क्या क्या और पढ़ने वाले हैं, तो इस बारे में थोड़ा हम सिलेबस या जो भी होता है कि बड़ा बड़ा मोटा मोटा सा थोड़ा रोड मैप तैयार रहे कि हमें कितना और क्या क्या पढ़ना है। तो पहला तो सब लोग जानते हैं कि भाई इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास में एक चीज़ तो होगी कि भाई युद्ध होंगे, राजा होंगे, राजाओं द्वारा करवाए गए सारे काम होंगे, मंदिर महल किले विले सारे आएंगे। इतिहास वाले पार्ट में और कल्चर वाले पार्ट में दोनों ही चीज़ें। आप राजस्थान का कल्चर भी पढ़ोगे तो उसमें भी महल हवेलियाँ बावड़ियाँ ये पढ़ोगे तो वो बहुत सारी इनसे ही जुड़ी हुई, क्योंकि महल कोई राजा ही बनवा सकता है, तो वो इतिहास से जुड़ा होगा। फिर किले वाला टॉपिक आएगा तो अपने दुर्ग वाला, तो वो भी कोई राजा होगा तो ही दुर्ग बनवा सकता है, अपने से तो नहीं बन रहे हैं दुर्ग। फिर और कोई जैसे स्तंभ बना दिया, कोई अपने जो बावड़ियाँ बनवाई, तालाब बनवाए, झीलें बनवाई, तो ये सारा इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो इतिहास में अपने को एक तो शुरू से मतलब स्टार्टिंग से अपने पास एक मैप होना चाहिए कि पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है। हम राजस्थान के इतिहास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो एक तो हम रियासतें पढ़ेंगे। तो सर कितनी रियासतें पढ़ेंगे, तो मैं और भी बहुत सारे वंश हैं, रियासतें हैं, लेकिन मैं मोटा मोटा सा आपको बताता हूँ कि हम राजस्थान में एक तो हम पढ़ेंगे मेवाड़। तो सर मेवाड़ में कौन सा वंश होगा, वंश के बारे में पता होना चाहिए। तो मेवाड़ में एक वंश चलता है और वो जो वंश था उसका नाम है गोहिल वंश। फिर हम बड़े और बात करें तो हम पढ़ेंगे मारवाड़। ये मारवाड़ में कौन सा वंश हुआ करता था, तो मारवाड़ में राठौड़। जितने भी राठौड़ हैं ये मारवाड़ के हैं। दुर्गादास राठौड़, अजीत सिंह राठौड़, मालदेव, ये बहुत सारे रणमल राठौड़, ये जो जितने भी थे वो कहाँ के थे, मारवाड़ के। गोहिल आप सब जानते हो, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, राज सिंह जी, इन सबको आप जानते हो। ये अपने जो मेवाड़ में आएंगे, ये अपने राठौड़ मारवाड़ में आएंगे। राठौड़ों को पहले राष्ट्रकूट भी कहा जाता था, ये याद रख लेना। वैसे मैं राठौड़ पढ़ाऊंगा तब राठौड़ों का पूरा इतिहास पढ़ेंगे, हम गोहिल पढ़ेंगे तो उनका पूरा इतिहास पढ़ेंगे, मेवाड़ क्या है क्या नहीं है, छोटी छोटी सारी हर इतिहास, मतलब हम उस भूभाग के बारे में भी बात करेंगे, उसमें राज करने वाले वंश के बारे में भी बात करेंगे, तमाम छोटी छोटी बातों से लेकर हम बड़ी बातें सब कुछ करेंगे। अब हमने पढ़ लिया तो अब हम पढ़ेंगे कछवा वंश। तो आमेर पढ़ेंगे हम। अब कई लोगों के लिए कि आमेर कहाँ है सर, कौन सा आमेर, तो आमेर जो अभी वर्तमान में जो जयपुर है ना, उसी को हम आमेर कहते हैं। तो आमेर में कौन सा वंश है सर, जयपुर में कौन सा वंश है, तो कछवा। एक हम कछवा वंश पढ़ेंगे। फिर हम बीकानेर पढ़ेंगे। बीकानेर एक बड़ी रियासत है फिर से, तो बीकानेर पढ़ेंगे। बीकानेर में कौन सा वंश है, तो राठौड़ी है। फिर हम अपने कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती प्रदेश पढ़ेंगे, पूरा हाड़ौती। हाड़ौती में चौहान होंगे। कौन से चौहान होंगे, तो इनके नाम से ही पता चल रहा है, हाड़ा चौहान होंगे। फिर हम रणथंबोर मतलब जैसे रणथंबोर वाला जो पढ़ेंगे तो चौहान पढ़ेंगे, पूरा यही मान लो कि चौहान पढ़ेंगे। जो चौहान वंश है, जहाँ पर चौहान वंश होगा, क्योंकि चौहानों का अलग अलग जगह है, जैसे इधर कोटा बूंदी वाला था, उधर रणथंबोर वाला है, सवाई माधोपुर में अलग अलग जगह चौहानों का था, तो हम चौहानों के बारे में पढ़ लेंगे। और हम क्या पढ़ेंगे, तो और हम पढ़ेंगे कि बीकानेर हो गया, आमेर हो गया, जैसलमेर पढ़ेंगे। जैसलमेर में कौन सा वंश, तो जैसलमेर में वंश होगा भाटी राजवंश। तो आज भी जितने भी भाटी लगाते हैं वो सारे जैसलमेर वाले वंश से ही संबंधित है, भाटी राजवंश। फिर और क्या पढ़ने वाले हैं हम, तो बड़ा तो हम ये पढ़ने वाले हैं कि ये जो सारे वंश हैं, ये जो सारी अपने वंश और इनके जो रियासतें हैं, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। इनमें भी अब जो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट, तो क्या कोई भी राजा हो, कोई भी सबसे इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन हम उससे स्टार्ट करेंगे जिससे सारे जुड़े हुए हो, या जिसकी सबसे बड़ा इतिहास हो, स्वर्णिम इतिहास हो, जिससे परीक्षाओं में या कहीं पे भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना। परीक्षा में तो क्या राजस्थान का इतिहास टॉपिक ही ऐसा है कि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे।
मान लो अगर 100 क्वेश्चन टोटल किसी पेपर में है तो उसमें से 40 से 45 क्वेश्चन केवल इसी सब्जेक्ट से आ जाएंगे कि भाई राजस्थान के इतिहास, क्योंकि इतिहास में केवल कोई युद्ध नहीं पूछे जाते। इतिहास में अगर किसी मान लो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया तो ये भी तो इतिहास का सवाल ही है ना। तो कल्चर इतिहास से जुड़ी हुई है, निर्माण किसी राजा ने करवाया और राजा इतिहास में पढ़े जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम ऐसे छोटे छोटे करके टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन अलग अलग जैसे हम पढ़ना शुरू करेंगे कि भाई मेवाड़ मारवाड़, तो हम सबसे पहले अगर कोई वंश पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे मेवाड़। मेवाड़ मैंने एक शब्द लिखा है मेवाड़। आप लोग पहला हमारा जो आज स्टार्ट हो रहा है हम मेवाड़ पढ़ रहे हैं, और आप लोगों को मैं पूरा मेवाड़, हम अगर राजवंश शुरू करें ना करें, लेकिन मैं आपको ये जरूर समझने का प्रयास करेंगे कि भाई मेवाड़ कौन सा एरिया है, कौन सा राजवंश था, कहाँ से शुरू होता है, क्या होता है, तो हम सबसे पहले ये चर्चा करेंगे। तो मैंने एक शब्द लिखा है मेवाड़। कहाँ है मेवाड़? सबसे पहला सवाल तो यही है मेवाड़, क्योंकि मैं मतलब अभी भी मेरा से खुद से हो जाता है, तो मतलब बहुत सारों से अलग अलग अगर किसी को बोल दिया जाए कि मेवाड़ के सारे जिले बताओ तो फ्लो में हम कई बार आगे बढ़ जाते हैं, और कई सारे 2-3 या 2 से या 1 या 2 तो अधिक जिले बोल ही जाते हैं जो मेवाड़ का भाग नहीं थे। तो कौन से है मेवाड़ का भाग? तो मेवाड़ कौन सा है, या वर्तमान में अपना मेवाड़ जो वर्तमान जिलों के हिसाब से किस भूभाग को हम मेवाड़ कहते थे? तो हम मेवाड़ का जैसे ही नाम आएगा, पहला नाम आएगा चित्तौड़। ठीक है, चित्तौड़। फिर सर उदयपुर, तो हम उदयपुर लिख लेते हैं। और हम सोचेंगे तो राजसमंद भी इसी में आएगा। राजसमंद हमने इसमें लिख लिया। फिर हम बताएं तो भीलवाड़ा इसमें आएगा। अब जो प्रतापगढ़ है वो भी चित्तौड़ और उदयपुर से ही बना था, तो अपना प्रतापगढ़ भी मेवाड़ में आएगा। तो बड़े बड़े तो ये पांचों ही जो जिले बड़े बड़े, क्या मैं मतलब एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि इन 5 जिलों में ही मेवाड़ है। इन 5 जिलों में क्या था? मेवाड़। अब इस मतलब कई सारे स्टूडेंट, मैं खुद भी मतलब ऐसा कर दिया करता था, और आज भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है कि जब उनसे पूछ लिया जाए कि मेवाड़ कौन कौन से जिलों में है, और मैं भी स्टार्ट करूंगा कि भाई चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। अब डूंगरपुर बांसवाड़ा क्योंकि हम जैसे ही प्रतापगढ़ बोलते हैं ना, इससे आगे अपना जो फ्लो है कि भाई डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के पास में ज्वाइंट है, तो वो डूंगरपुर बांसवाड़ा भी उसी में होगा। लेकिन डूंगरपुर बांसवाड़ा जो है ना, वो मेवाड़ का हिस्सा नहीं थे। भले ही वहां पर गोहिल वंश था, लेकिन वो मेवाड़ का हिस्सा नहीं थे। वो अभी भी हम उसको अलग से वागड़ बोलते हैं, तो वो एक वागड़ अलग था डूंगरपुर बांसवाड़ा। अपने मेवाड़ में जो मेवाड़ था वो ये था मेवाड़। मेवाड़ का जो भूभाग था ना, इन 5 जिलों में हुआ करता था। फिर अब हमें क्या पढ़ना है कि ये तो 5 हमने इसकी बाउंड्री पढ़ ली कि भाई ये 5 जिले हैं मेवाड़ के। और मेवाड़ का क्या पढ़ना है? तो और मेवाड़ का हम बात करते हैं कि भाई मेवाड़ का मतलब क्या, मेवाड़ जो नाम बोल रहे हैं, ये नाम किसने दिया, कहाँ से आया, या किस हिसाब से हम इस नाम को बोलते हैं। जिस प्रकार हमने राजस्थान के नाम के बारे में चर्चा की ना, थोड़ा सा इस नाम पर भी चर्चा कर लें कि भाई मेवाड़ कहाँ से है। तो कहते हैं कि जो मेवाड़ जो एरिया है ना, ये पूरा अपना जंगली एरिया है, मतलब ज़्यादातर पहाड़ी एरिया है। तो पहाड़ी एरियो में पठार होंगे, पत्थर चट्टाने होंगी, तो पहाड़ी एरियो के कारण तो इसे बोलते थे प्रागवाट। क्या बोला करते थे प्राचीन काल में? प्रागवाट। पहाड़ी एरिया था पूरा, इस वजह से तो इसको प्रागवाट बोलते थे। अब जो मेवाड़ जो हम बोलते ये कैसे बोलने लग गए? तो इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ पहले कोई मेर जाति हुआ करती थी, और मेर से ही मेवाड़ बन गया। कोई मेर जाति हुआ करती थी, या फिर कोई बताता है कि वो तो मेर नहीं थी, वो तो क्या थी? मेद, उससे मेद थी। तो मेद जाति से मेदवाड़ से करते करते मेवाड़ हो गया। कुछ कहते हैं कि ना तो वो मेर थे ना मेद थे, वो तो मेव थे। मेव से ही मेवाड़ बन गया कि भाई मेव जहाँ रहते हैं वो एरिया कौन सा है, वो वाड़ कौन सा है, वो बाड़ कौन सा है, वो बाड़ कौन सा है, और वो मेवाड़ वार करना मेवाड़ शुरू हो गया। तो मेर, मेद या मेव ऐसी कोई जनजाति या जाति रहा करती थी, और उसी के हिसाब से हम मेवाड़ बोलते हैं। लेकिन ये भी
हो सकता है, इसलिए हम इनको क्या मेद, मेर, मेद या मेव के हिसाब से बोलते हैं। एक हम इसका प्राचीन नाम प्रागवाट पढ़ते हैं। एक इसका प्राचीन नाम है सीवी, सीवी जनपद। जनपद जैसे ही लगा तो कि भाई जनपद काल में इसका नाम क्या हुआ करता था, सीवी। ये नाम कहाँ से आया, क्या हुआ, तो ये नाम हम पढ़ते हैं कि भाई सीवी जनपद जो है ना, इतिहासकारों का मानना है कि जब सिकंदर एलेक्जेंडर ने जब भारत पर आक्रमण किया था, जिसे हम सिकंदर कहते हैं भारत में, उसने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उसने पंजाब और अपने गुजरात से, पंजाब हरियाणा से जो टच अलग अलग जनजातियां हुआ करती थी, जो अपने पाकिस्तान वाले, जो सिंध वाले, अभी जो हम जैसे सिंध बोलते हैं ना, पाकिस्तान का एक सिंध वाला एरिया है ये वाला, जो अपने राजस्थान के टच है। इस सिंध वाले एरिया में अलग अलग जातियां हुआ करती थी, मालव, सीवी और भी कई सारी जनजातियां हुई करती थी। वो उससे सिकंदर के आक्रमण से भागकर और अपने इस एरिया में आती है। जो जहां पर बस गई वो वहां हो गई। जैसे जांगल जाति आई थी, वो अपने बीकानेर एरिया में, तो उसको जांगल जनपद कहने लग गए थे, जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश। सीवी जनपद, कोई सीवी जाति थी, इधर मेवाड़ साइड में आ गई, इसलिए इसको सीवी जनपद बोलने लग गए थे। सीवी जनपद जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बताते हैं कि सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका हुआ करती थी। सिक्के भी मिलते हैं मध्यमिका नगरी नाम की कोई जगह से। तो ये प्राचीन नाम के बारे में जब हमने बात की कि भाई मेवाड़, एक तो मेवाड़ के हमने बाउंड्री की बात की कि वो मेवाड़ कहाँ है, क्या है, ये था। फिर मेवाड़ के हमने प्राचीन नाम के बारे में बात की कि प्राचीन नाम कौन कौन से हैं। तो ये प्राचीन नाम प्रागवाट, सीवी जनपद। मेवाड़ कहाँ से बन रहा है, तो मेर, मेद, मेव, ये तीन जातियां, इनमें से कोई एक जाति यहाँ रहा करती थी। और अभी भी हम पढ़ते हैं कि एक जगह है, जैसे हम अभी भी राजस्थान के एक भूभाग को मेवल कहते हैं, राजस्थान के एक भूभाग को हम मेरवाड़ा कहते हैं, जो अजमेर से टच एरिया है, जिसको हम मेरवाड़ा कहते हैं। तो कहीं ना कहीं मेव, मेर, इनका संबंध तो वैसे भी इस एरिया से रही होगा, इसीलिए इसको मेवाड़ कहा जाता है। अब जब हमने नाम के बारे में चर्चा कर ली, नाम के बारे में चर्चा कर ली, हमने इसके बाउंड्री के बारे में चर्चा कर ली, अब इसमें भी हमें अलग अलग कई सारे राजवंश पढ़ने हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई मेवाड़, जो अभी जो हम मेवाड़ बोल रहे हैं, इसमें कौन सा राजवंश रहा है। ये जो मेवाड़ हम जो मेवाड़ पढ़ रहे हैं ना, इसमें राजवंश कौन सा है। सबसे बड़ा जो सवाल या पहली चीज समझ में आनी चाहिए कि भाई किस राजा के बारे में पढ़ेंगे तो उस राजा का वंश कौन सा है, किस रियासत या जो भी रियासत है उसमें वंश कौन सा रह रहा है, तो इस बारे में पता होना चाहिए। तो हम बात करते हैं कि मेवाड़ के अंदर जो वंश हुआ करता था ना, वो गोहिल हुआ करता था। राजस्थान के इतिहास में सबसे पहले मैंने आपको मेवाड़ ही पढ़ाना शुरू क्यों किया, एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि मेवाड़ सबसे बड़ा इतिहास है। राजस्थान ही नहीं, भारत के ही नहीं, वर्ल्ड में इस इतिहास में जितना शौर्य, जितना इन राजाओं ने जो प्रताप दिखाया था अपना, उतना शायद किसी भी अलग देश या विदेशों में भी कोई ऐसा, कोई पूरा एक देश का इतिहास में इतना बड़ा इतिहास नहीं होगा जितना अपने मेवाड़ का है। दूसरा ये कि मेवाड़ में क्या जो भी राजा हुए, राजस्थान में लगभग हर मतलब जन जन के अंदर उनका बारे में थोड़ा बहुत हम सबको आता है। जब थोड़ा बहुत आता है तो उनको पढ़ने में हमें थोड़ा और ज़्यादा मजा आएगा, और वहां से हम शुरुआत करेंगे तो दूसरे वाले थोड़े अच्छे से पढ़ पाएंगे, इसलिए हमने शुरू किया। दूसरी चीज़ यह है कि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अपने जर्मनी का कोई इतिहासकार है, और उसका एक मतलब उसने एक बताया था, ऐसा रेशियो है कि जो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। वैसे तो मेरे भी बहुत बड़ी मुश्किल से समझ में आया था, लेकिन फिर जब समझ में आ गया तो आपको भी समझा दिया जाए कि जर्मनी का एक विज्ञान, मतलब अपना जो इतिहासकार है, वो क्या कहता है मेवाड़ के इतिहास के बारे में, राजस्थान के इतिहास के बारे में और भारत के इतिहास के बारे में। उसका ये मानना है कि अगर ये पूरा आपका विश्व है, उसका मानना था कि एक ऐसा कोई विश्व है, इसमें आपका यहां पर आपका कोई भारत देश है, ये भारत देश है, और इसमें अपना ये राजस्थान है। उसने ये बताया कि एक तराजू लिया जाए, और उस तराजू में हम विश्व के एक तराजू लिया हमने, और इस तराजू में इस साइड में हमने रख दिया, इस साइड में हमने रखा विश्व का इतिहास, और इस साइड में हमने लिख दिया इंडिया का इतिहास।
उसका ये मानना था कि अगर पूरे विश्व का इतिहास को एक साइड, एक तराजू के एक साइड में रखें और पूरे भारत के इतिहास को तराजू के दूसरे तरफ रखें, तो भारत की साइड वाला जो पलड़ा होगा ना वो भारी होगा, कि मतलब पूरे विश्व में भी सबसे ज्यादा इतिहास किसका है? भारत का है। फिर उसने बताया कि इसी तराजू में हम क्या करते हैं, विश्व में तो भारत का ज्यादा है, तो यहां हम लिख लेते हैं कि भाई विश्व में ज्यादा किसका है? भारत का। अब उसने कहा कि एक तरफ इंडिया का इतिहास रख दिया इस तराजू में, इंडिया का, और इसी तराजू के दूसरी तरफ हमने रख दिया राजस्थान का इतिहास, तो तराजू जो भारी होगा वो राजस्थान वाला होगा। मतलब पूरे भारत के इतिहास में भी सबसे ज्यादा इतिहास किसका है? तो वो होगा राजस्थान का। इंडिया में सबसे ज्यादा इतिहास किसका होगा? राजस्थान का। अब यहां तक तो ठीक था कि चलो कि राजस्थान का बहुत बड़ा इतिहास है, लेकिन उस जर्मन वैज्ञानिक ने, जर्मन इतिहासकार ने जब ये बताया कि ऐसा है, तब उसने मेवाड़ का इतिहास पढ़ा, और जब उसने मेवाड़ का इतिहास पढ़ा तो उसने कहा कि मेवाड़ का इतिहास अगर तराजू में रखा जाए, इधर राजस्थान और इधर हम मेवाड़ रखें, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? उसका मानना था कि भाई राजस्थान के इतिहास में भी सबसे ज्यादा किसका है? मेवाड़ का। तो ये तो थोड़ी सी थ्योरी थी ऐसी कि भाई आप लोगों के समझ में आए कि हमने मेवाड़ पढ़ना शुरू क्यों किया। कि एक तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मेवाड़ का इतिहास इतना उज्जवल, इतना बड़ा है, बड़े बड़े राजा हैं, तो उनके बारे में थोड़ा पढ़ने में ठीक भी रहेगा, इसलिए हमने पढ़ना शुरू किया। मेवाड़ के इतिहास में हम कई सारे राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, कई सारे अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे। मैंने पहली चीज, मेवाड़ में गुहिल वंश था, तो मैंने आपको बता दिया कि भाई वंश गुहिल था 586 ईस्वी, और ये सारी बातें हम अब अपने अगले वीडियो में करेंगे। और गुहिल वंश कहाँ से आया, क्या करता था, ये सारी बातें हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।